जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका नया सीरीज है। सुनते सुनते सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, संपूर्ण जीएस आपका खत्म होगा। टॉपिक वाइज एससीईआरटी एनसीईआरटी का हम कंटेंट उठा रहे हैं। तो ये एससीईआरटी आपका सिर्फ सुनना है, 6 से लेकर के हम 10 तक जितने भी है आप सिर्फ सुनना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया टेलीग्राम चैनल में जाकर के, या फिर 790812 इनमें नंबर नोट कर देता हूँ, 7903812553 पर इस पर आकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल से चार्जेज आपको पे करके उसके बाद आप ले सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं। पहला आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 6 क्लास से हम क्लासेस से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ें हम यहाँ पर एक थ्योरी के टर्म में रहेगा। इसमें टोटल 23 बुक का संग्रह किया गया हुआ है। 23 बुक यानी इन द सेंस कि आपको और भी है, पढ़ो वही जो पूछेगा, ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट मोमेंट है, लास्ट 15 दिन बचा हुआ है। कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था सर कि बहुत तो ज़्यादा सिलेबस है, बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा छोड़ें। ये कन्फ्यूजन सभी के साथ है, तो आपके साथ नहीं, सभी के साथ है। बस पढ़ते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस में बायोलॉजी है, और फिर फिजिक्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री कम इंपॉर्टेंस है, और मैथ्स रीजनिंग फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस दीजिए। उसके बाद फिर पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिंदी, उसके बाद इंग्लिश में। इस तरह से आप प्रोवाइड दीजिए। और सबसे बेसिक बुक है आपका जो एससीईआरटी एनसीईआरटी, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है कई लोगों को, जो कई लोगों ने बाय कर रखा है। और जिन लोगों ने नहीं बाय किया, आप बाय कर लीजिए। लास्ट मोमेंट है, लगभग 200 पेज के आसपास मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा, एक साथ मिलेगा। 20 MB में आपका सारा डाटा मिल जाएगा, तो आप ले लीजिए। 99 रुपीज़ लगेगा सिर्फ चार्जेस, सारे सब्जेक्ट का रहेगा। टोटल 23 बुक इसमें कंबाइंड किया गया है। मैं बता देता हूँ, कक्षा 3 से लेकर के हम पर्यावरण और हम का है, उसके बाद कक्षा 4 का भी है, कक्षा 5 का है, और अतीत से वर्तमान ये कि हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा। 6 से 7 का है, 7 फिर 8 का हो जाएगा, और 9 का और 10 तक का सारा कवर किया हुआ है। फिर पॉलिटी का उठाएंगे, पॉलिटी का भाग 1 जो 6 क्लास उठाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 तक जाएगा सारा चीज़ें। फिर हम 10, उसके बाद हमारी दुनिया यानी कि भूगोल उठाएंगे। उसके बाद ये उठेगा 6 क्लास से लेकर 7, 8, 9, 10 तक अब सारा रहेगा। फिर हम विज्ञान सारे आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा भी एक साथ आ जाएगा। तो कक्षा 6 से उठेगा 7th, 8, 9, 10 ये सारे चीज़ें। टोटल 23 बुक है, सारा कंबाइंड रहेगा। चलिए अब पहला हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 3 से, पर्यावरण और हम। आप सुनते जाइएगा, टाइम टू टाइम हम टॉपिक वाइज बताते जा रहा हूँ, कुछ ही पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण और हम कक्षा इसका कंबाइंड है। कक्षा प्रथम और द्वितीय में गणित और हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ ही पर्यावरण और संबंधित विचारों को समझकर समग्र प्रदान करने के बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किसी भी बच्चे को सोच से विकसित करने का प्रयास किया गया। तो क्या है, जैसे कि पहली बार विद्यालय की कक्षा 3 में पर्यावरण को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा पार्ट 1 में चाचा की शादी, ये मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया है, कंबाइंड, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन ये कंबाइंड रहेगा, मास्टर वीडियो रहेगा 2 से 3 घंटे का, आप देखिए। चाचा की शादी, चाचा की शादी में ये सीआरटी से उठाया गया है, कविता है। नोट है सिर्फ इसमें ब्लड रिलेशन के सवाल इससे पूछते हैं। रीजनिंग के में पूछा जाएगा, जैसे माँ के पिता को क्या कहते हैं, माँ के पिता को हम यानी नाना किसको कहते हैं, माँ, नाना किसको कहते हैं, माँ के पिता को नाना कहते हैं। मामा किसको कहते हैं, माँ, माँ के भाई को चाचा, चाची चाचा के चाचा की पत्नी को कहते हैं। तो ये सिर्फ रीजनिंग का बुक रहता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हमारा परिवार। एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता बच्चे 2-3 लोग रहते हैं इसमें। और संयुक्त परिवार में जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, ये सारे चीज़ें रहते हैं। और ये सारे कंबाइंड जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 से 5 के लिए भी, और 9 से 10th और 11 से 12th वालों के लिए भी उपयोग रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, उसको खत्म बंद कर दो। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है, सिगरेट में 4,000 रासायनिक तत्व होते हैं, 200 ज्ञात विष हैं, और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो नोट करने वाली सिर्फ इसमें एक चीज़ है, था सेकेंड अध्याय में, कक्षा 3 का है। सिगरेट जो पीते हैं उसमें 4,000 रासायनिक तत्व होते हैं, और 200 ज्ञात वो विष है, और 60 ऐसे कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर थर्ड में चलते हैं, जीव जंतु की दुनिया। जैसे कि पहली है, काली काली मैं मतवाली करती रहती जुगाली, ये कौन है, ये भैंस के लिए होता है, पहेली के रूप में होता है। नेक्स्ट है, हरे हरे है मेरे पंख, लाल मेरी चोंच,
के रंग क्या किसको कहेंगे, तो तोता कहेंगे। नेक्स्ट है, इसको ज़्यादा नहीं हम तेजी से बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, और आप सुनते जाइए बस। टेढ़ा मेढ़ा चलता झार, बिल में रहता, बिल में रहता कौन टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सांप रहता है। गोल गोल चाल बनाती, छोटे जीवों को उछलाती, ये कौन है, मकड़ी है। पानी में रहने वाले जंतु कौन है, मछली, जिन्हें जलचर भी कहते हैं। पानी में रहने वाले जंतु को जलचर कहते हैं या मछली, जैसे कि एग्जाम्पल में है। मांसाहारी जो जीव मांस खाते हैं, शाकाहारी जो जीव मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जैसे जो जीव पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी उसको कहते हैं। अब चौथा पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो रंग बिरंगे पंख पक्षी है और वो क्या खाते हैं, जैसे गौरैया। गौरैया क्या खाते हैं, तो चावल गेहूं कीड़े खाते हैं, पेड़ रहती है। बाज जो है आपका क्या खाता है, तो बाज आपका सांप छिपकली चूहे अन्य प्रकार के जीव खाते हैं। कौवा आपका मांस कीड़े मकोड़े रोटी ये सारे खाते हैं। पशुओं की चोंच के बारे में हम जानते हैं, बाज चील गिद्ध जैसे मांसाहारी पशुओं की चोंच छोटी और हुक के तरह मुड़ी होती है। तोते के चोंच होता है घुमावदार और फल कुतरने में, आप देखेंगे फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर और गौरैया की आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है, जो अनाज को की दानों को तोड़ने में मदद करती है, तो तोड़ने में सक्षम होती है। अब मैं मिट्टी, कीचड़ से कीड़े और अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों को चोंच लंबी या पतली सुई जैसी होती है। जैसे मिट्टी की कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी और पतली सुई जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट अध्याय पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है, कुछ पक्षियों की चोंच में स्पंदन प्रणाली होती है, यानी कि छालने की प्रणाली होती है, जैसे कि बत्तख, फ्लामिंगो आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं और अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देता है। यानी स्पिंदर अगर पूछेगा क्वेश्चन कि स्पिंदर किस प्रणाली में मिलता है, तो आपको बत्तख और फ्लामिंगो में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट 5 है, पेड़ और पौधे से दोस्ती। इस पार्ट में ज्यादा पक्षी संबंधी कोई स्मरणीय और तथ्य नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा पार्ट 6, पत्ता हूँ मैं हरा भरा, नोक वाले पत्ते, जैसे कि नोक वाले पत्ते होते हैं पीपल नोक वाले पत्ते, गोल पत्ते होते हैं बरगद का गोल पत्ता होता है। बरगद बहुत मजबूत बहुत यानी मजबूत मोटा तना होता है। शाखाओं से जड़ें लटकी होती है, शाखाओं से उनकी जड़ें लटकी होती है जो जमीन तक चली जाती है और पेड़ों को सहारा देती है। जड़ें उनकी, बरगद का पेड़ देखे होंगे आपने, मजबूत मोटा तना होता है उनका और शाखाओं से जड़ें लटकी होती है और जो कि जमीन तक चली जाती है और पेड़ों को उसको सहारा मिलता है उससे। पार्ट 7 अब चलते हैं, कक्षा 3 का है, जैसे कि तरह तरह के भोजन। मेष क्रांति में हम सत्तू खाते हैं, भोजपुर में लिट्टी चोखा फेमस है, मिथिला में दही चूड़ा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल में इडली डोसा, केरल में नारियल तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। शाहजहां औरंगजेब की कहानी इसी में बताया गया था। बच्चों के लिए जो त्यौहार है ये सुन लीजिए। त्यौहार आपका है और विशेष क्या है, जैसे छठ में ठेकुआ बनता है, होली में गुजिया पकौड़े कचौड़ी ये सारे होते हैं, ईद में सेवई खीर होता है, क्रिसमस में भारत में बिरयानी। अरे यार, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए फिर एमसीक्यू लगाइएगा। इसमें सिर्फ थ्योरी बताया जा रहा है, थ्योरी समझिए। क्रिसमस में आपको बिरयानी चावल या चिकन मसाला ये सारी चीज बनते हैं। दिवाली में मिठाई बनते हैं। शनिवार को खिचड़ी बनता है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट पार्ट 8 है, कुछ कच्चा कुछ पक्का हुआ बच्चों के लिए। कच्ची खाई जाने वाली चीजें जैसे खीरा चुकंदर सेव अंगूर। पका कर खाने वाले चावल मांस रोटी जाने रोटी जाने वाली चीजें, यानी जैसे कच्ची और पक्का दोनों मिला करके, जैसे गाजर, कच्ची प्लस पक्का जो गाजर पत्ता गोभी ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट दोनों तरह से खा सकते हैं, गाजर को हम कच्चा भी खा सकते हैं पका के भी खा सकते हैं, जैसे गाजर का हलवा हुआ। अब पार्ट 9 में आते हैं।
पकाएंगे और खाएंगे, ये टॉपिक है। पकाने का तरीका और खाने का सामान क्या है, जैसे भून कर खाने वाला आलू है, तल कर खाने वाला पराठा है, उबाल कर खाने वाला अंडा है, और सेक कर खाने वाला मक्का, भुट्टा, रोटी, ये सब सेक करके खाते हैं। ये बस इतना ही था। नेक्स्ट आप 5 मिनट चलते हैं, क्योंकि क्लास 3 का है, ईवीएस का ज़्यादा उतना कंटेंट है ना। अब करते हैं पार्ट नंबर 10, घर को जाने को। घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि का आवश्यकता होती है। जैसे स्थान अगर है, घरों के प्रकार है। असम में है, जमीन के से 3 से 4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। ये सारे असम में ऐसे देखा जाता है। मनाली में आपको देखें पत्थर और लकड़ी का मकान प्रयोग होता है। लेह और लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिले घर होते हैं। निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती और नीचे जानवर को रखा जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर देखने को मिलेगा। छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है। घास फूस का प्रयोग होता है। तो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली और झाड़ियों की बनी होती है। कश्मीर में हाउस बोट होता है। हाउस बोट यानी कि पानी पर ही बना होता है, उसी में हाउस बना करके, और डोंगा हाउस इसकी वो देखता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको हाउस बोट या डोंगा हाउस कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको कश्मीर लगाना है, कश्मीर। दिल्ली में देखेंगे तो ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, पक्के मकान होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं पार्ट नंबर 11, दिवाली की त्योहार। दिवाली के त्योहार में धूप से सीलन भगाना, ये सारी चीजें, क्योंकि अब गर्मी का टाइम खत्म हो जाता है। माँ ने सुगदा को पुकारा और डिब्बों को खोल करके बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण। क्यों? रजाई कंबल में धूप में लगाना है। सीलन और नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है। सीलन और नमी को दूर करने के लिए सामान को धूप में रखा जाता है। अल्ट्रावायलेट राइज उसमें आती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। किरण और किस और क्या, किस और क्या। दिशा मतलब है डायरेक्शन से संबंधित है। संबंधित प्रश्न आएंगे, बाएं दाएं पीछे ऊपर नीचे से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पार्ट है स्कूल के आसपास। सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये डायरेक्शन से है। तो आपको डायरेक्शन के बारे में बताया है, मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन के बारे में बता रखा है, आप देख सकते हैं। सूर्य और की ओर मुंह को और परछाई कहाँ बनेगा, तो अगर सूर्य की ओर है तो परछाई आपका किस दिशा में बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो रीजनिंग का सारा ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पानी, कविता। बच्चों के लिए। बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब आदि से प्राप्त होता है। जैसे अब नेक्स्ट पार्ट है दानापुर से गौड़ा तक, ये कविता, इसमें स्टोरी है, इसमें आप सुन लीजिए। कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची। गणित में समय और दूरी का सवाल ज्यादा बनेगा, इससे और ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है लिट्टी का सफर, सॉरी चिट्ठी का सफर। डाकिया चिट्ठी लाता है। डाकिया का पहनावा क्या होता है, टोपी, खाकी, वर्दी, चिट्ठी से भरा थैला। आजकल व्हाट्सएप मैसेज एक्सेट्रा से खबर जल्दी पहुंच जाती है। पहले के टाइम में, आज से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले मैसेज आज पहुंच डाल रहे हैं, चिट्ठी आज डाल रहे हैं, लेकिन डाकिया 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद ये सारे मैसेज उनको पहुंचते थे। चलिए नेक्स्ट है पार्ट 11, पार्ट 17 नंबर। कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े पर हमारे सर्दी को गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है। अब पार्ट नेक्स्ट है 18 नंबर। तेरी मेरी उछल कूद। तेरी मेरी उछल कूद है, बस इसमें ये क्या क्या है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। तो खेल, जैसे क्रिकेट में कितने संख्या होते हैं, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। हॉकी में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11, तो तीनों है, आप जान लीजिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 12, 7 कोर्ट में होता है और 5 रिजर्व होता है। कबड्डी में 7 कोर्ट में खेलता है, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 19। कोशिश करके देख लें। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो छू करके, महसूस करके और सुन करके दूसरे की बात को समझते हैं, जिसे कहते हैं लुई ब्रेन दिवस कहते हैं। लुई ब्रेन दिवस यानी कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोग ब्रेन लिपि से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, तो ब्रेन लिपि, और इसका प्रतिपादन किया था लुई ब्रेन ने किया था। इसी की जन्मदिन 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेन लिपि में 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु। आविष्कारक है लुईस ब्रेन ने। चोट लगने पर आंख खराब हो गया था इनका, इसके बाद इसी ने आविष्कार कर दिया। लुई ब्रेन कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, जो नहीं बोल सकते, संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 20। अब इसमें आओ खेलें मिट्टी।
आओ खेले मिट्टी में है। ऑप्शन आप क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीजें बनाने का सही क्रम क्या है? तो पहला क्रम क्या है, वो कैसे बना सकता है? तो पहला मिट्टी खोद कर लाना, फिर मिट्टी तैयार करना, चाक पर बर्तन बनाना, बने बर्तन को खुख खुखाना यानी सॉरी सुखाना, इसमें गलत लिखा हुआ, बने हुए बर्तन को सुखाना और सूखे बर्तन को आग में पकाना और उस पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार ले जाकर के बाजार ले जाना, उसके बाद फिर बेच देना। हमारे संविधान से संबंधित इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जो है आपका कहाँ से लिया गया, कौन सा है? हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो अनुच्छेद 51 को है, 51A भी कर सकते हैं और ये संख्या 11 है। ठीक है, टोटल अनुच्छेदों की संख्या आपका मौलिक कर्तव्य 11 संख्या में दिया। बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। बिहार अगर दिवस मनाया जाएगा तो 22 मार्च को। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ में यानी कि बाढ़ से आया हुआ मिट्टी। अब ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया पूरा, इसको आप देख सकते हैं कितने मिनट में कंप्लीट किया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। लगभग 5 पेज में ये सारा कंप्लीट हो चुका। 5 पेज में सारा आपका कक्षा 3 का ईवीएस का कंप्लीट हो गया। अब कक्षा 4 का हम चलते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स है, सारा आप समझ लीजिएगा। ये सीटेट सारा सीटेट के लिए भी उपयोगी होगा, इवन आप बीपीएससी और जो भी एग्जामिनेशन देते हैं टीचर से संबंधित उसके लिए उपयोगी होगा। पर्यावरण और हम भाग 2 है कक्षा 4। अब देखिए पाठ नंबर कक्षा 4 के लिए पाठ नंबर 1 में है रंग बिरंगे खिलते फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल में क्या है? जैसे लाल रंग के फूल, लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहिया, चौलाई का फूल, जल खुदुम्बी, ये सारे लाल रंग के फूल होते हैं। लाल रंग के कौन कौन से एग्जाम्पल फिर से बता देता हूँ। गुलाब फूल हो गया, लाल गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, लिली हो गया, डहेलिया हो गया, चौलाई का फूल हो गया, जलकुदम्बी, ये सारे लाल होते हैं। सफेद रंग के फूल जैसे आते हैं चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी, ये सब सफेद होते हैं। फिर से बताता हूँ, सफेद वाले चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। पीला रंग के फूल आपको है सूरजमुखी, नरगिस, पीला में आता है नरगिस, बसंती, पीला, गुलाब, ये सारे आते हैं पीला रंग के। पानी में खिले वाले फूल होते हैं, कमल का पौधा होता है, कमलिनी होता है, कमलिनी होता है, लिली जिसको कहते हैं लिली, ये सारे पानी में खिलने वाले होते हैं, कमल का पौधा। दिन में खिलने वाला फूल होता है डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्गिन ग्लोरी, ये सारे दिन में खिलने वाले फूल हैं। रात में खिलने वाला फूल है आपका रात की रानी, चंपा, जूही, धतुरा, रजनीगंधा, परिजात, चमेली, मोगरा, ये सारे रात में खिलने वाले फूल है। मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल हैं आपके सर्दी में डेजी, डलेहिया, डेजी और डलेहिया है। गर्मी में जैसे आपका होता है गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी। सर्दी में आपका होगा डेजी और डलेहिया, ठीक है। और गर्मी में अगर होगा तो गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी। 12 मासी फूल जैसे होते हैं गुड़हल, बोगन बेलिया, चमेली। फिर से बता देता हूँ, 12 मासी यानी सालों भर होगा गुड़हल, बोगलबेलिया, चमेली, बोगलबेलिया, चमेली, ये बुक में इतना ही दिया हुआ था। पेड़ों पर खिलने वाले फूल जो है कचनार, सेलम, पलाश और गुलमोहर, ये है पेड़ों पर खिलने वाले फूल हैं। पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? कचनार, सेलम, पलाश, गुलमोहर। इसको दोबारा रिपीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल हैं जैसे चांदनी, चंपा, गुड़हल। लताओं पर खिलने वाला फूल है बोगनवेलिया, ब्रह्म कमल। साल में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा है? ब्रह्म कमल, जिसको कहते हैं मालती। उसके बाद मालती आ गया। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 1 है रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल रंग के फूल है लाल गुलाब, गेंदा, आपका लिली और डहेलिया, चौलाई का फूल और जलकुदम्बी, ये लाल फूल है। सफेद रंग का फूल चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। पीली रंग के फूल है सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला, गुलाब। पानी में खिलने वाला फूल है कमल का पौधा, कामनी और नलिनी। दिन में खिलने वाला फूल है डहेलिया, कमल, डेजी, जर्मेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। रात में खिलने वाला रात की रानी, चंपा, जूही, याद रखिएगा। और उसके बाद है धतुरा, रजनीगंधा, जरिता, ये सारे रात में ही खिलता है, चमेली, मोगरा। मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल हैं जैसे सर्दी में डेजी और डहेलिया, गर्मी में हो जाएगा आपका गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी।
बारहमासी हैं, 3 है, याद रखिएगा। बोगल बेलिया, चमेली और गुड़हल। गुड़हल, बोगल बोगल बो बोगनवेलिया, ये सारे आपका बारहमासी है। पेड़ों पर खिलने वाले कचनार, सेलम, पलाश, गुलमोहर। झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले चांदनी, चंपा, गुड़हल। लता पर खिलने वाले आपके बोगनवेलिया, ब्रह्म, कमल, ये सारी चीजें। एक बार पीडीएफ ले लीजिएगा, अगर पीडीएफ ले करके सारी चीजें एक बार रिपीट कर लीजिएगा, साथ जो बोलते जा रहे हैं उसको सुनते जाइएगा। पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। कोई देता अंडा, कोई देता बच्चा, ये पार्ट 2 का शीर्षक है। इसमें जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और कान होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये इसका तथ्य निकल के आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जिनके भी शरीर पर बाल और कान होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ये सारे लोग बच्चे देते हैं। अब जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं और कान भी नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। ऑप्शन के तौर पर देखिए, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया को कोई बाल और कान नहीं देखने को मिलता है। सांप, छिपकली, ये सारे लोग अंडे देते हैं, ठीक है। गौरैया अंडे देता है, ठीक है। ये सारे अंडे देते हैं। हंसते खेलते बच्चे, सुअर का बच्चा छौना कहलाता है, पिगलेट कहलाता है, ओके। सांप और छिपकली का अंडा देता है, और व्हेल और डॉल्फिन का बच्चा देता है। व्हेल जिसको कहते हैं चमगादड़, बच्चा देता है। आपका मगर और मगरमच्छ और घड़ियाल जिसको कहते हैं, घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोद करके छिपाता है, किनारे के बालू में घोंसला में, ओके, किनारे से बालू से घोंसला में वो छिपाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल जो है अपने अंडे को किनारे जब भी होता है देखते होंगे, ये पानी में आसपास में बालू में किनारे में डालकर छिपा देता है। कछुए अंडे देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। वो जब भी अंडा देगा तो आसपास में घर बना देगा, छेद में वहां पर अंडा देता है। नेक्स्ट है हड़बड़ में गड़बड़। टॉपिक है पार्ट नंबर 3। जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे कि हिरन, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य। जिनके कान बाहर होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है। हिरन, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, भैंस, उस गाय और मनुष्य। जिनके कान जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जिसके बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो, लेकिन उसमें कान होता है, जैसे कि मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ, इनके कान दिखाई नहीं देते हैं। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर उन्हें हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी को कान छिद्रों के रूप में होते हैं, छिद्र के रूप में हो गया। छिपकली और मगरमच्छ के कान के जगह पर भी ये सिर्फ 2 छेद होते हैं। कान की जगह पर सिर्फ इनको देखोगे सिर्फ 2 छेद देखने को मिलेगा। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। जानवरों के ऊपर उन अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। पत्ते के तरह कान, जिसके पत्ते की तरह अगर किसी का कान होता है वो आपको देखेंगे बड़े बड़े पत्ते की तरह कान होता है खरगोश का। किसका होता है? खरगोश का। चलिए नेक्स्ट, सिर के ऊपर कान किसका होता है? सिर के ऊपर अगर कान देखेंगे तो वो हिरन का दिखता है। सिर के दोनों तरफ कान होता है तो भैंस का। सिर के दोनों तरफ कान भैंस का दिखता है। पंखे जैसे कान, अगर किसी का पंखा जैसा कान अगर दिखेगा तो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा पंखे जैसा कान किसका है, तो हाथी का। हाथी अपना जब भी कान घुमाएगा तो उसको लगेगा पंखे जैसा घुमा रहा है। अब अंडा देने वाला जानवर देखिए, अंडा देने वाला जानवर, इसको दोबारा रिपीट कर दूं क्या? चलो रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जिनके कान बाहर होते हैं वो आपको मैंने बता दिया, हिरन है, चीता है, सुअर है, भैंस है, जिराफ है, हाथी है, बिल्ली है। आप एक बार देख लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा। जिनके बाहर अंदर अंदर होते हैं, कान दिखाई नहीं देते, जैसे मछली, मेंढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, मगरमच्छ। सभी पक्षियों के कान होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इन सभी को कान के छिद्र होते हैं। छिपकली, मगरमच्छ के कान के की जगह सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर चलिए, पत्ते के तरह कान होता है खरगोश का, ये रिपीट कर देता हूँ। सिर के ऊपर कान हिरन का होता है। सर के दोनों तरफ कान, सिर के दोनों तरफ कान आपका है वो आपको दिखेगा भैंस का। पंखे जैसा हाथी का। अब अंडे देने वाला जानवर कौन है, बच्चा देने वाला कौन है, वो आप समझ लीजिए एक बार फिर से। अंडा जो देता है जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, चींटी हो गया, कौवा हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, बत्तख, गौरैया, ये सब अंडा देता है। बच्चा देने वाला हिरन हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, जिराफ गया हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, त्योहार और भोजन, जिसे बच्चों का लिए ये फिर से वो थोड़ा सा विकसित करके बता रहा है। पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम।
पकवान बनाता है त्योहार में, पुआ बनता है होली में, पकवान आपका बनता है छठ पूजा में, पकवान जो उसके बाद सत्तू में संक्रांति में। सिखों का पुरास्तक गुरुद्वार कहा जाता है, पुरास्तक यानी जहाँ पूजा करते हैं उसको, पूजा स्थल को गुरुद्वार कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरुद्वारा का नाम हर मंदिर साहिब भी होता है। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है, स्वाद अलग अलग। चबाकर भोजन करने वाले जंतु, जैसे चबाकर भोजन कर जो करते हैं, हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश, ये सब चबा करके भोजन करते हैं। चूस कर भोजन करने वाले जंतु हैं आपके हैं मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल, ये चूसते हैं खून, जैसे खटमल की आदत खून चूसता है, मक्खी, मच्छर, तितली ये सारे चूसते हैं। निगल कर भोजन करने वाला जंतु है जैसे कि मछली, सांप निगल जाता है, छिपकली भी आपका है, मुर्गा भी है, ये सब निगल के भोजन करता है। अब नेक्स्ट चलिए, स्वाद में जीभ का रोल। स्वाद का पता जीभ से लगता है, जैसे पेशी युक्त संरचना, एक मांस संरचना, यानी कि ये सारी चीजें जीभ का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे आगे का भाग जो आता है जीभ का, सबसे आगे भाग आप उठाकर देख लीजिए तो आपको स्वीट यानी कि मीठा वो बताएगा, और साइड वाला जो ना भाग साल्टी यानी नमकीन जैसा बताएगा, और बीच का भाग सबसे पीछे जो दांत के पर करता है वो आपको बताएगा कि बीटर है यानी कि खट्टा हो गया। उसके बाद फिर इधर साइड वाला खट्टा वाला बताएगा, जो विटामिन सी। जब भी हम देखते हैं, जब नींबू हम अपना जीभ पर गाड़ते हैं, क्या आगे वाले भाग में डालते हैं? नहीं डाल पाते हैं, वो पीछे वाले भाग में डालते हैं, वहाँ पर खट्टा वो जो होगा वो आपको दिखेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं। दांत के प्रकार एवं नाम के बारे में जानते हैं। काटने वाला दांत जो होता है कृंतक यानी इंसीजर कहलाता है। वो इंसीजर आपका टोटल कितने हैं इंसीजर है। छीलने वाले दांत को कैनाइन कहते हैं, जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं। आ रही थी कि सर मेरा नंबर नहीं भर रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 60 रहा है, तो उनका मेन रीजन है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो टॉपिक वाइज ये सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, पीडीएफ लेना है पीडीएफ ये करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका सारी चीजें होगा। चलिए दांत के प्रकार टॉपिक वाइज उठाइएगा, जैसे ज्योग्राफी उठाइए, हिस्ट्री उठाइए, या फिर आप ईवीएस उठा रहे हैं तो इसी तरह टॉपिक उठाइए, पहले क्लियर करिए, फिर एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट आप थोड़ा कम भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। छिलने वाले दांत को कहते हैं रदनक, रदनक यानी कि कैनाइन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। चबाने वाला दांत चवर्णक कहलाता है, जिसको मोलर कहते हैं इंग्लिश में। उम्र दांतों की संख्या दे बताएं। 6 माह का बच्चा दांत निकलने शुरू हो जाता है, 6 माह के बच्चा को। 2 से 3 साल का बच्चा का 20 दांत आ जाते हैं। 8 से 9 साल तक बच्चा के दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आ जाते हैं। 8 से 9 साल के बच्चे को दूध के दांत टूट करके नए दांत आ जाते हैं 1 से 2 साल के अंदर। उसके 21 के ऊपर 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते हैं। घोड़े 21 के जैसे ऊपर होंगे या 32 दांत आना शुरू हो जाता है, लेकिन सभी के नहीं होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक ही बार गिरते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं। घोड़े और शेर के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत तो बदलते हैं। सांप और मगरमच्छ कई बार बदलते हैं। अब चलिए, पिलास की तरह दांत, खड़गवाल, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन आती है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है हरियाली और हम। जैसे पेड़ से हम ऑक्सीजन देते हैं या लेते हैं बताइएगा। कोई पेड़ से हम पेड़ ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हम लोग उल्टा करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होती है। और जैसे उपयोग वाली चीजें पेड़ पौधे क्या हैं, जैसे इमारती लकड़ी, जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, महुआ हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सारे हमें इमारती लकड़ियाँ इमारत बनाने के लिए काम आती है। और साग सब्जी वाली जैसे सरसों, बलुआ, मेथी, भिंडी, ये सरसों सब्जी बनाने वाले, साग सब्जी बनाने के लिए काम आता है। जैसे सरसों का साग बनाते हैं, बलुआ का या मेथी का, भिंडी का। दाल बनाने वाले पेड़, जैसे दाल हम यूज करते हैं अरहर का, उड़द का, मसूर का, मूंग का, चना का। एशिया में सबसे ज्यादा खेती मसूर दाल की होती है, ठीक है। औषधि औषधि में जैसे हम यूज करते हैं तुलसी, पुदीना, लौंग, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन,
और नीम का। फिर से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे भी जानना चाहिए। इमारतें बनाने वाली लकड़ी जैसे शीशम, सागौन, मछुआ, महुआ के देवदार, चीड़, साग सब्जी के लिए सरसों, बलुआ, मेथी, भिंडी है। अनाज, मक्का, गेहूँ, चावल के लिए यूज करते हैं। और दाल के लिए अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। आपका एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। औषधि में तुलसी, पुदीना, सौंफ, लौंग, अदरक, जामुन, नीम, ये सारी चीज़ें। फूल और फल के नाम पर बच्चों को बताएं, अपने नाम से पड़ोसी से बात करें। ये सारे टॉपिक्स था। खेचड़ी वृक्ष आपका अमृता की कहानी, ये सारी। राजस्थान की खेजड़ी गांव में कम पानी की आवश्यकता, चाहे और दार वृक्ष लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। छाल दवाई के रूप में प्रयोग होते हैं। सब्जी यानी फल सब्जियों में बनाने में, पत्तियां पशुओं के चारण में के रूप में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट पार्ट है आपका 7वां, जड़ों की पकड़। जड़ों के कार्य पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना या पानी। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करते हैं, जैसे शकरकंदी, शलजम आदि, मटर, ये सारी चीजें हैं। कुछ जड़ें हैं जो प्रजनन का भी काम करते हैं, शकरकंदी और शलजम। पेड़ों को भोजन, हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और उसे म्यूट करो ना, आवाज क्यों वाले उसको रखा है। पेड़ों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ, आपका जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसी को कहते हैं। यानी पेड़ से पौधे से खनिज पदार्थ लेता है, फिर जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य प्रकाश से जो भी क्लोरोफिल बनता है उसकी सहायता से अपना भोजन बनाती है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रेगिस्तान ओक, रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक नाम पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जिसको कहते हैं, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पत्तियां बहुत कम और ऊंचाई आपके कमर की दीवार के बराबर है। जितना ऊंचा दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होता है। जड़ें अब तक जड़ें तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यानी ये सारी और रेगिस्तानी ओक के बारे में बता रहे हैं। पानी जड़ से होकर के पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डाल कर पानी निकालते हैं। वाह, ये इसको कहते हैं रेगिस्तानी ओक। बरगद, बरगद है आपका विशाल वृक्ष है, मोटा तना है। मूल बरगद के बारे में जान लीजिए। मूल जड़ के अलावा इसकी शाखाएं से जड़े के अलावा इसकी शाखाएं जड़ लटकती है जो बड़ी बड़ी होती है और अंदर जमीन तक चली जाती है और फिर पेड़ को सहारा देता है। इस लटकती जड़ों को पोप रूट कहते हैं। पोप रूट किसे कहते हैं फिर से बता देता हूँ। बरगद विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़े के अलावा इसकी शाखाएं से जड़े अलग जड़े के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें लटकी जो बड़ी बड़ी होती है और अंदर जमीन तक पहुंच चली जाती है और फिर पेड़ को सहारा देती है और इस लटकती जड़ों को पोप रूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है देख तमाशा। भारतीय राज्य और प्रमुख त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाता है। असम में बिहू में, उत्तराखंड में गंगा कयाक फूल देई। उत्तराखंड में आपका गंगा कयाक, गंगा इसमें हरिद्वार आपका यहीं पड़ता है तो गंगा कयाक और फूल दही मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में त्योहांग उत्सव मनाते हैं। उड़ीसा में धानु छाना और नुआ खाई त्योहार मनाते हैं। धानु यात्रा और नुआ खाई त्योहार। कर्नाटक में उगड़ी मनाते हैं। केरल में ओणम पर्व मनाते हैं। गुजरात में उत्तरायण मनाते हैं और बिहार में छठ पूजा मनाते हैं। ये सारे आपके देख तमाशा में ये सारे त्यौहार हैं, यानी कि प्रमुख त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश में आपका उतांग उत्सव मनाते हैं और असम में बिहू त्यौहार मनाते हैं। उत्तराखंड में गंगा काई और फूलदेई मनाते हैं। उड़ीसा में धानुज यात्रा यानी जिसको ये रथ यात्रा भी कहते हैं और न्यूला
नुआखाई त्यौहार मनाते हैं। कर्नाटक में उगड़ी मनाते हैं। केरल में ओणम है और गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। बिहार का तो सबको पता है छठ। अब नेक्स्ट है, सभी राज्यों के प्रमुख त्योहार को याद कर लें। जो जो भी रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। छठ जब मामा जी घर आए, इसमें कोई भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिए और क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है छठ पर्व, इससे भी कोई भी नहीं था। आओ नक्शा देखें, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा प्यारा घर, इससे रिलेटेड एक को देख लीजिए। पक्षी है और घोंसला, जैसे कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कबूतर है घर की बालकोनी या छत पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बनाएगा। और तोता है मीलों मिट्टी की चट्टान, चट्टान की दरार दीमक के टीलों के ऊपर ये बनाता है। आपको देखोगे तोता जो है आपको बनाएगा बिल में बनाएगा, कहीं पे छेद हो जहाँ पर हो, मिट्टी की चट्टान पर बनाएगा, चट्टान की दरार पे बनाएगा और दीमक की टीलों पे बनाएगा। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया आपके पेड़ के पत्ते को सीकर कर बनाता है। पेड़ के पत्तों को सीकर बनाता है। उल्लू है, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है। दिन में देख नहीं सकता था, दूसरे के खाली घोंसला में अंडा देता है। उल्लू है आपको दिन में देख नहीं सकता है, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता है, दूसरे के खाली घोंसले में अंडा दे देता है जहाँ घोंसला खाली मिल गया। और गौरैया के बारे में देख लीजिए। मनुष्य के घरों में तिनके पत्तियां आदि से ये अपना घर बनाता है। मनुष्य के ही घर में बनाएगा गौरैया आसपास में, और तिनके और पत्ते ये सारी चीजें से बनाएगा। कठफोड़वा, कठफोड़वा गौरैया अब तो देखने को मिलता भी नहीं। चलिए कठफोड़वा क्या होता है, पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में बनाएगा। प्राकृतिक जो गड्ढा होगा उसी में बनाएगा कठफोड़वा। नीलकंठ आपका वृक्ष के तनों पर बने होल्स में रहता है। नीलकंठ वृक्ष के तने होल्स पर बनता है। भैया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिलियों से बुनकर बनाता है। बया फिर से बताता है, कौवा आपका पेड़ की ऊंची डाल पर है। कबूतर घर की बालकनी या छत पर है। तोता आपका बिलो या मिट्टी के चट्टानों या बनती है। दर्जन चिड़िया बेर के पत्ते को सिर कर बनाता है। उल्लू घोंसला को नहीं बनाता है, दिन में देख कर नहीं सकता, उस दूसरों की खालों में जो घोंसला में अंडा दे देता है। चलिए नेक्स्ट है खेत से घर। धान की खेती कैसी होती है, क्रम लिखिए। जैसे कि खुद से बनाए, ये खुद बना सकते देख सकते हैं। पहले कटनी करेंगे, रोपनी करेंगे, मेजनी करेंगे, ओसनी करेंगे, निकाई करेंगे, जुताई करेंगे धान की। ये आपको क्रमबद्ध खुद से करना पड़ेगा। तो पहले धान के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जुताई की, उसके बाद बुनाई, उसके बाद सारे चीज करता है। धान प्याज मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचारा तैयार किया जाता है और तैयार बिचड़े को उखाड़ करके खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। जबकि गेहूं मक्का सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। बिचड़ों से तैयार होने वाले फसल है आपका धान प्याज मिर्च। बिना खत्म होने वाला है आपका चैप्टर नंबर, उसका बाल मेला खेल धान। इसके बाद जानेंगे जैसे कि बिछड़े धान प्याज मिर्च आदि बोने के से पहले उसका बिचारा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़ कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। जबकि गेहूं मक्का सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाता है। बिचड़ों को बीजों को जितना होता है, बीजों से तैयार होने वाले फसल जैसे कि है धान प्याज मिर्च। बिना बीजों के हैं बिचड़ों के आना गेहूं मक्का सरसों। नेक्स्ट है बाल मेला और एवं खेल। बाल सांसद एवं खेल लड़कों के खेलने वाले खेल हैं। खुद खुद से लिखा अपना, मतलब खुद से लिखना पड़ेगा ये सारी चीज। नेक्स्ट है लड़कों वाले खेल, जैसे कि अभी तो लड़का लड़की सब ऑलमोस्ट सभी खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया या हॉकी हो गया, सारी चीजें खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको आसपास की सफाई, कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पुनः चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। नेक्स्ट है आपका मीठा मीठा शहद। मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। मधुमक्खी हजारों वर्षों से इनसे हम शहद मोम आदि प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है जो फलों में से रस चूस कर शहद बनाती है। इनके पेट में ही मोम निकलता है। पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी और सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है, और मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होती है। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है और इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक
एवं नर मक्खी का जन्म देता है। ये सुन लीजिए, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। आज भी एक सेट में मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा है, तो आप भी सुन लीजिए। मादा श्रमिक मधुमक्खी छत्तों का निर्माण करती है, जबकि नर और मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खी फलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना और अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। इसको फिर से बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। मीठा मीठा शहद के बारे में टॉपिक नंबर 16 है, पार्ट 16। मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से इनसे हम शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है जो फलों से रस चूस कर शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी सबसे छोटे आकार वाली श्रमिक मधुमक्खी होती है, और मध्यम आकार के जो कुछ नर मधुमक्खियां भी होती है। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। इनके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक नर मधुमक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खी के छत्तों का निर्माण करती है, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खी फलों के रस के बारे में पता कर चल जाने पर उनकी सूचना और अपने सहयोगी और मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। तरह तरह के पक्षी। 17 नंबर अध्याय, चोंच की विशेषता के संदर्भ में। पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में जाना है, कौन पक्षी और क्या खाता है। पहेली के रूप में जैसे सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता सबका ध्यान, चाक मेरी लंबी टांगों पर खड़ी रहती, इधर उधर देखती रहती, चूड़ी जैसी चोंच मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। ये कौन है? तो आपका बगुला है। इस तरह से आपका सारी चीजें, जैसे आपको बताता हूँ फिर से। सुंदर 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 कली मेरी, खींचता है सबका ध्यान, ये कौन है? चौक है। ठीक है। मेरी ताकतवर पैर छेदना मेरा काम, यह कठफोड़वा है। लंबी लंबी टांगों पर खड़ी, इधर उधर देखती रहती, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती मेढक मछली, ये बगुला का काम है। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर जगाता, सुबह से जब शाम हो जाता, दाना चुगना मेरा काम, ये मुर्गा का। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 18, जंगल में पिकनिक। इसमें कोई भी एग्जाम वाली पॉइंट है नहीं, एग्जाम में इसमें कुछ आएगा नहीं, सिर्फ ये जान लीजिए। जंगली जानवर के नाम लिखें, जैसे कि बाघ और शेर हो गए। पालतू जानवर जैसे गाय कुत्ता बकरी हो गया। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों का ज्ञान देना चाहिए, जैसे कि सवारी के काम में कौन जानवर आता है? घोड़ा, जिसे सवारी का काम आता है। सामान ढोने के लिए गधा या बैल का उपयोग करते हैं। अ, किसका सामान काम आने वाला जानवर? बैल या गधा। दोनों के काम आने वाले जानवर जैसे घोड़ा और ऊंट होता है, दोनों घोड़ा और ऊंट सामान ढोने और सवारी के लिए भी काम आता है। अब नेक्स्ट है अध्याय पाठ 19 है, ककोलत से कन्याकुमारी। ककोलत से कन्याकुमारी कोलकाता से होगा, कोलकाता से कन्याकुमारी यानी नवादा। नवादा जिला पानी का झरना वहाँ पर मिलता है, ककोलत झरना जिसको कहता है। ककोलत झरना कहाँ पर मिलता है? आपको नवादा जिला, ठंडे पानी का झरना मिलता है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने में कुंड कहाँ मिलता है? तो राजगीर के ब्रह्मकुंड जिसको कहते हैं, ब्रह्मकुंड कहा है। राजगीर स्तंभधार का चित्र है। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है? साइंस में क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रदूषित जल पीने से रोग बचने के एक्सेट्रा उपाय हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे हमारा मदद और कामगार क्या चीज़ है, जैसे कामगार औजार क्या यूज करते हैं और क्या बनाते हैं। कुम्हार जो है चाक का यूज करता है, औजार रहता है और बर्तन बनाता है। और लोहार आपका हथौड़ा का यूज करता है, लोहे का सामान बनाता है। मोची आपका सुई और टकुआ का यूज करता है, जूता बनाता है। बढ़ई आरी का यूज करता है, मेज और कुर्सी बनाता है। दर्जी आपका सुई और धागा का यूज करता है, कपड़ा बनाता है। बच्चों के लिए आप देखिए, ये किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु है। पटसन और कामगार द्वारा वस्तु क्या क्या है? पटसन आपका बोरा बनाने का काम होता है, थैला, चटाई, रस्सी है। एक आपका चीनी और शक्कर बनाने का काम होता है, सरसों से तेल बनता है। चलिए, इसमें और भी कोई पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट अध्याय पर पढ़ते हैं। तरह तरह के घर। इग्लू, बर्फ से बना घर की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर ये हुए बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देता है। इग्लू इग्लू यह बर्फ से बना हुआ एक
घर होता है। दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, परंतु वो बाहर गिरती बर्फ और ठंडा हवा को अंदर आने नहीं देता है। मिट्टी के घर जो होते हैं, या सीमेंट से बना घर, या घास से बना घर, या घास भूस से बना घर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। इससे और भी कोई एग्जाम के पॉइंट आते नहीं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है अजय, पाठ 22 है। अजय जब गांव लौटा। 30 वर्ष बाद अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय, पक्का पुल, ईंट से गांव विकसित हो गया था। इसमें और भी एग्जाम के कोई पॉइंट नहीं थे। हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है। रज्जू मार्ग आपका राजगीर में है। ट्रॉली पाइप यहीं पर बनता है। पटना का चिड़िया आपका ओवरब्रिज है। पटना का ही चिड़ियाघर ओवरब्रिज आपका चिड़िया ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं चिड़िया ट्रांसपोर्ट पुल है। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल आपको पटना में देखने को मिलता है। बस यही है। और 23वां अध्याय जो है आसपास खोज खबर, इसमें कोई भी एग्जाम पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। जब यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाया गया। सारनाथ आपको पता है कहाँ, बता सकते हैं? और एक स्तंभ में लिया जाता है। 3 शेर देखते हैं और वास्तव में 4 हैं, लेकिन नीचे लिखा होता है क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव आपका डॉल्फिन है। बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? गया में है। विष्णु पद मंदिर बंगाल में, सॉरी गया में। मंगला गौरी मंदिर गया में है। मंगला गौरी मंदिर गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिखों के 10वें गुरु आपका गोविंद सिंह का जन्म मंदिर जिसको कहते हैं का जन्म स्थान हर मंदिर में हुआ, जिसमें पटना साहिब है। पासनाथ का पहाड़ यानी बिहार झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पासनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। इसके ही ऊपर जैन धर्म के 23वें जो है पार्श्वनाथ का मंदिर है। झारखंड में संथाल, उराव, बिरहोर, मुंडा आदि इत्यादि जनजातियां रहती है। झारखंड में संथाली एक भाषा भी है। उराव कुडुब भाषा, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा, ये सारी चीजें। उराव जो है कुडुब भाषा बोलते हैं, और मुंडा जो है मुंडारी भाषा बोलते हैं, संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? पटना गया और नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर के बजिका बोलते हैं। बजिका, ओके। वैशाली मुजफ्फरपुर के बजिका। दरभंगा मधुबनी मैथिली बोलते हैं। मुंगेर और भागलपुर के अंगिका, अंग के शहर में आता है आपका भागलपुर। अंगराज करण जो होता है, अंगराज करण, तो अंगिका बोलते हैं। भोजपुर रोहतास आपको में भोजपुर और राजस्थान में भोजपुरी बोला जाता है। रांची में कांके का पगलखाना, नेत्रहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात दर्शनीय है। ये ज्यादा प्रसिद्ध है। रांची में क्या? कांके का पगलखाना और नेत्रहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात। तो इस तरह से ये पाठ अध्याय 4 कंप्लीट होता है। अब अध्याय 5 हम स्टार्ट करेंगे। अध्याय 5 है, कक्षा 5 का है, पर्यावरण और हम। टॉपिक पहला है, टॉपिक पटना से नाथुला की यात्रा। तो इसमें सिर्फ ये है जानने लायक कि जो एग्जाम पॉइंट्स में पूछेगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल आपका दार्जिलिंग में पड़ता है। टाइगर हिल आपका कहाँ है? तो दार्जिलिंग में पड़ता है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लाउड बॉटिकल, इसको लाउड बॉटिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क आपका सारा दार्जिलिंग में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम या लाउड बॉटनिकल गार्डन आपका जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में पड़ता है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान आपका दार्जिलिंग में है, जो कि जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। फिर से बताता हूँ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल आपका दार्जिलिंग में है। नेचुरल हिस्ट्री लाउड बॉटनिकल गार्डन जियोलॉजिकल पार्क आपका दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण स्थान है दार्जिलिंग में है। तेंजिंग, शुरुआत में तेंजिंग जो 20 साल की उम्र में कूली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में भारत के मूल निवासी बने। बचपन का दिन उन्होंने नेपाल में बिताया था। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे, सर एडम हिल्डी
पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि कितना किलोमीटर है, 8848 8848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। तंजाई नोगरे का को सिरदार की उपाधि मिलता है। सिरदार मतलब होता है ऊपर पहाड़ पर चढ़ने वाला, उपाधि मिली थी। हाल फिलहाल में बिहार के पर्वतारोही जी श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, कौन है, निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी यही है आपका गंगटोक। गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट के ऊपर की में है। आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन है, तीस्ता है। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है। सिक्किम में लेप्या, नेपाली, भूटिया निवासी करते हैं। रूपटेक, मनचेस्ट्री, करपामा से बौद्ध धर्म के गुरु का निवासी है। यह आपका गौतम बुद्ध का दर्शनीय स्थान है। कहाँ पर है, रूमटेक मोनेस्ट्री, करपमामा, गौतम बौद्ध धर्म का गुरु का निवास है। बौद्ध धर्म गुरु का निवास है। खरपामामा गुरु का निवास है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। नाथुला आपका पड़ता है सिक्किम में है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस अध्याय में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। नाथुला से पटना की यात्रा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के एक सुंदर पर्वतीय है। टाइगर हिल दार्जिलिंग में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण दार्जिलिंग में है। पर्वत आपको 1954 की बात है। और तंजाइंग जो शुरुआत में 20 साल की उम्र में कूली का काम करता था, तंजाइंग जन्म में तिब्बत में हुआ था, बाद में वो भारत का निवासी बन गया। और वो किसके सहयोग से, तंजाइंग नॉर्वे ने सर एडम हिलेरी की पर्वत, जो आपका कह सकते हैं इसका नाम है सर एडम हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर, एवरेस्ट शिखर जिसको कहते हैं, नाम पूछा जाता है तो उसका सर एडम हिलेरी पर्वत श्रृंखला पर चढ़ा और भारत का झंडा लहराया। तो पहला पर्सन यही है जो कि पर्वत शिखर पर चढ़ने वाला, तंजाई नॉर्वे का सिरदार की उपाधि मिलता है। उसके बाद वो गंगटोक है आपका 6000 फीट ऊंचाई समुद्र तल से। आपका हाल फिलहाल में जो बिहार के पर्वतारोही हो गए हैं, तो निरुपमा अग्रवाल अब करंट से क्वेश्चन आएगा। और रूमटेक स्टैचू करपनामा बौद्ध धर्म का निवासी था। नाथुला सिक्किम में स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। खो खो। नेक्स्ट अध्याय है खेल। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 मुख्य होते हैं, 3 वैकल्पिक होते हैं। 9 विकल्प में दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। जापान का सुमो खेल ज्यादा प्रसिद्ध है। सिख धर्म में गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका आपका मार्शल आर्ट होता है जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया है। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है। आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। ये सारे खेलते हैं। इस खेल को हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। कौन सा खेल है, सिख समुदाय के लोग बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर खेलते हैं। वो गतका खेल होता है, वही सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 मुख्य होते हैं, 3 वैकल्पिक होते हैं। बीजों का बिखरना। नेक्स्ट अध्याय बीजों का बिखरना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ में गांव में है। जाकर वहां देख सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड लछुआड़ गांव में है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर का जन्म स्थान मानता है। यहाँ महावीर का जन्म स्थान मानता है। पेड़ पौधों कहीं भी क्यों उग जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्यों उग जाते हैं। तरह तरह के बिखरे बीज है। चटकर फटकर बिखरने वाला बीज है। और एक है नरसिंहार गुल मेहंदी वाला बीज है। हवा में उड़ने वाला बीज जिसको कपास के बीज कहते हैं। पानी में तैरने वाला बीज कमल एवं कुमुदिनी के बीज कहलाते हैं। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाला बीज होता है गोरु रुखी का बीज होता है। गाय भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में चिपक जाते हैं, ये गोरुखी का बीज होता है। गोखरू का बीज होता है, जानवरों शरीर में चिपक जाता है। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाला बीज है आपका गोरुखरू का बीज होता है। पक्षियों द्वारा बिखरा है, जैसे पीपल बरगद ये अमरूद, ये सारा पक्षियों के द्वारा
होता है। नेक्स्ट अध्याय मेरा बगीचा। हर्बेरियन एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें से पेड़ों और घासों के पत्ती का या मेर पेड़ के पौधों के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। हर्बेरियन क्या है? एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों और घास और पत्तियों के पेड़ों पौधों के कुछ मुख्य अंश अच्छी तरह से संग्रहित रहता है। ऐतिहासिक स्थल स्मारक के बारे में जानते हैं। अध्याय नंबर 5 है। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें से 10,000 से ज़्यादा छात्र थे और 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने-कोने के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की के छात्र यहाँ आते थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल रहा था, यानी सबसे ज़्यादा फैला था। चीनी यात्री ह्वेंसा ने यहाँ आकर के पढ़े थे। ह्वेंसा आपको कब? हर्षवर्धन के समय काल में आया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया और बख्तियारपुर खिलजी ने इसका ध्वस्त कर दिया था। इसमें से 8 अलग-अलग प्रांगण और 10 मंदिर थे। इसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। चलिए, पुस्तकालय को धर्मगंज और जो 9वीं मंजिल इमारत पे था। 3 पुस्तकालय थे, रत्नध्वनि, रत्नरजक और रत्न सागर। इसके प्रवेश द्वार को प्रचार पंडित होते थे जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। इस विद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य आपका ये बुक पुराना है तो इससे आप देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर अमृत सेन ने अन्य के देखरेख में चल रहा है। ये चल रहा था ऑलरेडी की बातें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है इनके देखने में पुनर्निर्माण हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम, अमृत सेन। नेक्स्ट है आता है बिहार के स्मारक। अब स्मारक क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम जानते हैं। बिहार के स्मारक है मगध की राजधानी राजगीर में पड़ता है और पाटलिपुत्रा में भी। नालंदा का विश्वविद्यालय आपको नालंदा गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। बोध गया महात्मा बुद्ध को भी पीपल वृक्ष के ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर प्राप्त हुई। वैशाली जो है महावीर के जन्म स्थान माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है जिनका नाम वास्तविक नाम वर्धमान है। सिखों के अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में है। पटना साहिब पटना सिटी कहते हैं। सूफी संतों का केंद्र बिहार है। सूफी संतों का केंद्र बिहार है। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़ लौड़िया और कोल्हुआ से प्राप्त होता है। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़ और लौड़िया और कोल्हुआ से प्राप्त होता है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप और विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा स्तूप है। गोलगढ़ आपका पटना में पड़ता है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में पड़ता है। देव सूर्य मंदिर आपका औरंगाबाद में पड़ता है। जल मंदिर आपका पावरपुरी में है। महाबोधि मंदिर गया में है। आपका महाबोधि गया में। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट की जगह क्या यूज हुआ था? सुर्खी, चूना, उड़द के दाल, छोबा और तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या चीज सीमेंट की जगह? सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ, अन्न तथा गोंद का आदि का प्रयोग किया गया था। सिंचाई के साधन कौन सी फसल को ज्यादा पानी चाहिए और किस फसल को किस मौसम में बोया जाना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। अध्याय 6 है सिंचाई के साधन। टॉपिक का नाम है, सुनिएगा अच्छे से। कौन सी फसल को ज्यादा पानी चाहिए और किस फसल को मौसम में बोना चाहिए। जैसे कि खरीफ फसल है आपका जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। कौन सी फसल जिस फसल को में कम पानी और किस फसल में बोया जाता है, जिसे कम पानी वाले जिसमें कम पानी, जैसे रबी हो गया, अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। जनवरी और फरवरी में उसको काटा जाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियां, तालाब, कुओं से आदि इससे सिंचाई करते हैं, जैसे नलकूप, बोरिंग आदि जैसे भी साधन भी होते हैं। अब बताइए ज्यादा पानी वाले फसल अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा? तो खरीफ फसल, और कम पानी वाले बोलेगा तो रबी फसल। आपको देखेंगे जून जुलाई में बरसात स्टार्ट हो जाता है तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। ज्यादा फसल आपको खरीफ में होगा, यानी ज्यादा खाएगा। और रबी फसल में यानी जो आपका अगस्त अक्टूबर नवंबर में ठंड का टाइम होता है, पानी बरसात का टाइम खत्म हो जाता है, इसमें कम पानी में भी काम चल जाता है।
चलिए नेक्स्ट है जितना खाओ उतना पकाओ, ये टॉपिक का नाम था। शेखपुरा में एक बारात गया था, खाना खा करके 20 लोग बीमार कम हो गए थे वहां पर। कम अवधि पर तक संरक्षित रहने वाला खाद्य जिस तरीका शिक्षक की तरह से आप ले सकते हैं, लंबी अवधि तक, बस इसे का कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। रॉस की जंग मलेरिया के संग, ये नेक्स्ट है, अध्याय 8 है। मलेरिया के व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से फैलने वाले एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के और देखिएगा मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स रोस ने ही बताया था। रोस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। कुनैना और की पत्तियां छाल से इसका इलाज होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर यह रोग होता है, ये फैलता मादा एनाफिलीज रोग से। नेक्स्ट है अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। बिहार के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और ये देखिए अलग से पढ़ना परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने बना दिया है ऑलरेडी वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हैं। हमारी फसलें हमारा खान पान, ये टॉपिक है, अध्याय 10 है। सर्दी में रबी फसल कौन फसल उगते हैं, तो रबी फसल सर्दी में उगते हैं, जो कि अभी मैंने बताया आपका गेहूं, सरसों, जौ, गाजर, आलू, प्याज, मटर, टमाटर, ये सारी चीजें होते हैं रबी फसल के रूप में। गर्मी में होने वाले जिसमें जायद फसल जिसको कहते हैं, जैसे गर्मी में तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन। आमतौर पर जायद फसलें सबसे कम समय में उपजता है, यानी कम टाइम में उपज जाता है। बरसात में लगाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। सर्दी में लगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, अभी मैंने बताया। गर्मी में लगाए जाने वाले फसल को जायद फसल कहते हैं। गर्मी यानी ज्यादा गर्मी हो गया तो जायद फसल। फिर से बता देता हूँ, सर्दी में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सर्दी में रबी फसल होते हैं। और वो फसल कौन कौन से हैं, तो आपका गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज और टमाटर, मटर। गर्मी में जायद फसल होते हैं। गर्मी में जायद फसल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ये सारे गर्मी में जायद फसल कम समय में यहाँ हो जाता है। बरसात में लगाए जाने वाले को खरीफ फसल होते हैं। खरीफ फसल में आपको मैंने बता दिया, गेहूं, चावल, ये सारे ज़्यादा पानी इसमें चाहिए। इसमें बरसात के टाइम में जून जुलाई में उपज डाला जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट है बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, BVI रहेगा। पर्यावरण विशेष में इस पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं दिया जाता है, नहीं दिया था, आप जाकर उसको अलग से पढ़ सकते हैं। भोज्य पदार्थ और स्थान देखिए, जैसे इडली डोसा आपका दक्षिण भारत में, पाव भाजी मुंबई में फेमस है, लिट्टी चोखा बिहार में है, मछली चावल बंगाल में, दाल बाटी आपका राजस्थान में। अध्याय 11 है जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण क्या है। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाल जीव उद्यान है। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाल जीव अभ्यारण्य है। बेगूसराय में कांवर झील है। और राष्ट्रीय उद्यान में बिहार के उद्यान यानी विविध से इससे कुछ खुद से पढ़ें और पुस्तक में कोई भी सवाल इसमें दिया नहीं गया है, तो आप विविध से आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट के विविध से आप देख लीजिए। देखिए जंतु जगत बिहार के बस इतना ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 12 में देखें, मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को ब्रेल लिपि एक खरे आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार करके लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इस बिंदुओं को उंगली से स्वर से समझ जाते हैं। अध्याय 13 है पानी और हम। पानी कहाँ से लाते हैं, कुआं, नल, हैंडपंप, ये सारी चीजें। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था लास्ट टाइम, तो 18 अगस्त 2008 को 18 अगस्त 2008 को। अध्याय 14 है सूरज एक काम अनेक। सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना बनाना। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रकार से प्रयोग लाते हैं, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंधी काले रंग से पुती होती है और ऊपरी ढक्कन आपके पारदर्शी कांच का होता है, जिसमें से आपका सारी चीजें जिसमें से उसमें से लगाए दर्पण आपका प्रकाश की किरणों को रखी जाने वाला की उबालता है, जिससे एल्युमिनियम के डब्बे को रखा खाना पक जाता है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियां चार्ज होती है। बैटरियां जो भी जितनी बैटरियां होती है वो भी चार्ज हो जाती है।
और लास्ट पॉइंट आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री आप पर्यावरण आपका 3 से 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने क्योंकि ऑडियो फॉर्म में दिया था 1 घंटे में लगभग कंप्लीट हो गया। तो दोबारा सुन लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, एग्जामिनेशन टाइम में बहुत काम आएगा। इसी तरह से हम साइंस का लाएंगे, फिर एसएसटी का लाएंगे और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का लाएंगे। मोटर गाड़ियाँ चलाई जा रही है। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर विचार हो रही है। हमारा जंगल अध्याय 15 है। हमारा जंगल वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। हिरन पौधा खाता है, बाघ हिरन को खाता है। अगर बाघ अगर बाघ खत्म हो जाए तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगा, तो क्या पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगी। इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन है इस तरह से कि हिरन, इस एक आज पर्यावरण का क्वेश्चन आया भी था। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को, और इस तरह से अगर बाघ खत्म हो जाए तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी ओबियसली। तो क्या होगा, पेड़ों की संख्या वो कम कर देगा क्योंकि सारे घास फूस को खा लेगा और पर्यावरण का संतुलन उससे बिगड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। धरहरा की परंपरा, पर्यावरण प्रति संवेदनशीलता, यानी ये भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है। बेटियों के जन्म के पर्यावरण संरक्षण के अवसर पर मानते एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। अध्याय 16 में कोई भी चलो सर्वे करें, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट 17 अध्याय में रामू काका की दुकान, इसमें भी एग्जाम वाले पॉइंट कुछ में था। 18 अध्याय आवास, 9 एग्जाम पॉइंट, इसमें भी कुछ नहीं था। अध्याय 19 से तरह तरह के व्यवसाय, ये भी किसान बुनकर करके, लुहार, राजूतमनी, मोची, डाकिया, ये सारे कुछ में नहीं था इसमें। और नेक्स्ट अध्याय 20 रामपुर वाले चाचा की शादी, बंगाल में शुभ कार्यक्रमों के समय उल्लू उल्लू ध्वनि शंख ध्वनि करने की प्रथा, इसमें सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट अध्याय लक्की जब बीमार पड़ा। लक्की को मलेरिया हो गया था, तो एक संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है, संक्रामक जिसको कहते हैं। मच्छर वाले रोग से कैसे बचे, मच्छरदानी का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, धुआं करना शुरू कर दें या पानी जमाव या मिट्टी, ये सारी चीजें छिड़काव करना है। पानी जहाँ जमा होता है या तो जमा होने नहीं दीजिए, अगर जमा है तो उसमें केरोसिन का छिड़काव तेज कर दें। इस तरह से ये सारा पर्यावरण हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, 12 लगभग पेज में है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे आपका अतीत से वर्तमान, यानी कि हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और इस तरह से हम डेली इस तरह एक सीरीज लाते जाएंगे, जिससे पर्यावरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इसी तरह से साइंस कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।